एक तो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हाई है और उसके ऊपर से सुपर अल्नीनो का आ जाना कितना खतरनाक है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2026 सबसे ज़्यादा गर्म साल है। जब भी अल्नीनो होता है, प्रशांत महासागर में होता है, तो गर्मी और बढ़ जाती है। जो भी अल्नीनो वाले साल होंगे, खतरा केवल उसी साल तक नहीं रहता, अगले साल तक चला जाता है। विश्व के 100 सबसे गर्म शहर में 96 शहर भारत का होना, ये क्या बता रहा है? 48 डिग्री के पार तो काफ़ी जगह टेम्परेचर हो गया इस बार। फलौदी राजस्थान में 50 डिग्री हो गया था, 50 से भी ज़्यादा, 51 डिग्री तक चला गया। दिल्ली का तापमान बात करें तो 43.4 था। कहने का ये मतलब है कि आजकल के दिनों में तापमान लगभग 50 डिग्री या उसके पार बहुत से ज़्यादा बहुत बड़े क्षेत्र में है, और अभी तो इसकी शुरुआत है। विश्व के 100 सबसे गर्म शहर और वो 100 के 100 भारत में, ये स्थिति आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इसमें किसी तरह का बदलाव आएगा। पहले तो ये बताइए सुपर अल्नीनो होता क्या है? प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन में जब तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो इसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। 2 डिग्री सामान्य से तापमान बढ़ जाता है तो वो सुपर एल्नीनो की कैटेगरी में आ जाता है। आप लोगों का प्रेडिक्शन आगे सूखे की तरफ क्या इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? ड्राउट शब्द जो है तो बहुत खतरनाक रहेगा। सामान्य से कम बारिश का अनुमान अगर स्काईमेट भी जाहिर कर रहा है, तो क्या इससे कृषि में कोई बहुत बड़े संकट की ओर ये इशारा तो नहीं कर रहा? देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं उसमें, जैसे महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा एरिया है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके साथ लगी छठे हुए क्षेत्र, इवन मध्य प्रदेश तक भी उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा असर होता है। तो ये सुबह भी लू, रात में भी लू, इसके पीछे की क्या वजह है? पहले जो ओपन एरिया जिसकी बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा था, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती थी। ग्रीनरी बहुत कम, वाटर बॉडीज़ नाम के वास्ते, कंक्रीट जंगल बढ़ते जा रहे हैं। कूलिंग अप्लायंसेस की जी, एयर कंडीशनर की बात करें, रेफ्रिजरेशन की बात करें, ये सब जितनी मशीन्स हैं ये ऐड कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, और ये कारण है जो तापमान बढ़ने का। कि अगर जो समुद्र का स्तर है वो इसी तरह से बढ़ता रहा तो वर्ल्ड की बहुत सी बड़ी सिटीज़ का उसमें जिक्र था, जकार्ता, बैंकॉक, मियामी, शंघाई, ये सारे शहर डूबने की कगार पर भी आ सकते हैं। करीब 7,000 लंबी किलोमीटर जो कोस्टलाइन है, हमारे पे भी खतरा है उन चीज़ों का। कि भले आज नहीं पर इन फ्यूचर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ख़त्म होते अपनी आँख के आगे डूबते हुए देखेंगे। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। इस बार गर्मियों में पारा 50 डिग्री पार कर जाएगा। सुपर अल्नीनो आ रहा है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के तापमान को और बढ़ाने वाला है। सुपर अल्नीनो क्या होता है, इसका आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके पहले जब सुपर अल्नीनो आया था तब कितनी तबाही मची थी, ये सारी बातें समझने के लिए आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है जीपी शर्मा सर को, डायरेक्टर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, स्काईमेट वेदर। पॉडकास्ट में उन्होंने हमें ये क्लियरली बताया है कि सूखे शब्द का इस्तेमाल आईएमडी की तरफ से पहले ही बंद कर दिया गया है, लेकिन हाँ, सामान्य से कम बारिश होगी ये आईएमडी भी बोल रहा है, स्काईमेट का भी अभी यही फॉरकास्ट है। किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है इसको रोकने में आप क्या सहभागिता निभा सकते हैं, ये सारी बात डिस्कस की गई है। बहुत वैल्यूएबल है आज का पॉडकास्ट, इसलिए रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि आप आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भविष्य में आने वाले खतरे
और हमारा मौसम जिस तरह से बदल रहा है उन सबको इंगित करने वाला ये पॉडकास्ट है। आगे मिलवाऊं मैं आपको जीपी शर्मा सर से, उसके पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और इसीलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ज़्यादातर व्यूवर्स हमारे पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पावर इससे हमारी बढ़ेगी, आपके लिए और बढ़िया कंटेंट और बड़े गेस्ट लेके हम आ पाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ती हूँ, मैं बोर्डिंग पास देती हूँ। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जीपी शर्मा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं सर, मैं तो जिस हिसाब का मौसम भारत का देख रही हूँ ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ रही है, उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है और जो मौसम वैज्ञानिक है वो ये कह रहे हैं कि इस साल अल नीनो नहीं सुपर अल नीनो आने वाला है। तो सुपर अल नीनो के ऊपर तो मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन ये जो ख़तरा बताया जा रहा है कि एक तो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हाई है और उसके ऊपर से सुपर अल नीनो का आ जाना कितना ख़तरनाक है। पिछले 10 साल सबसे गर्म साल रहे हैं। कहने का मतलब है गर्मी में कमी नहीं आ रही है, एक के बाद एक। हालांकि सबसे गर्म साल तो 2024 ही है। जब तक 2026 के आंकड़े आएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि 2026 सबसे ज़्यादा गर्म साल होगा। वजह यही बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। जो अल नीनो के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ज़रूर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल नीनो नहीं होता है, उसका कारण क्या है हमें नहीं पता। लेकिन जब भी अल नीनो होता है, प्रशांत महासागर में होता है, तो गर्मी और बढ़ जाती है। 70% ओशन हैं प्लैनेट अर्थ में एरिया वाइज। उसमें सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। और आप देखिए लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें तापमान बढ़ता है और उसका असर फिर हमें ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसमें भी देखने को मिलता है। और इसलिए हमेशा आम तौर पर ऐसे देखा गया है कि जो भी अल नीनो वाले साल होंगे, गर्म भी होंगे, ख़तरा केवल उसी साल तक नहीं रहता, अगले साल तक चला जाता है। उसका कारण दूसरा है, क्योंकि जब समुद्र का पानी अगर गर्म होता है तो पानी की एक टेंडेंसी है कि गर्म भी जल्दी हो जाता है, होने के बाद उसको उससे ठंडा नहीं होता है। और इसी तरह गर्म जो हीट है रिटेन करना लंबे समय तक चलता है। मेमोरी कहते हैं पानी की बहुत ज़्यादा लंबी होती है, चाहे वो ठंडक की करिए चाहे वो गर्मी की कहिए। तो इसलिए अगर वो तापमान बढ़ जाते हैं उसके, वो अगले साल तक भी चलेंगे। कम से कम अगले साल 3-4 महीने तक तो आप लेके चलिए कि 2027 के भी जो शुरुआती दिन होंगे गर्म होंगे। तो 2026 तो मेरे अनुमान के हिसाब से शायद सबसे गर्म साल की गिनती में आएगा और उसके बाद हमें ट्रैक रखना पड़ेगा 2027 का, इसी वजह से जो 2026 की बता रहे हैं। तो ये ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं या क्लाइमेटिक पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं, एल नीनो एक वजह होती है जिसमें हम कहते हैं केओटिक वेदर पैटर्न। बहुत जगह फ्लड्स, डिल्यूज और बहुत जगह ड्राउट्स। आपने देखा वाइल्ड फायर, आज कल की खबर में ही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के क्षेत्र में बहुत बड़ी वाइल्ड फायर है। क्यों हो जाती है, क्यों आती है? यही कारण है, क्योंकि जितने तापमान बढ़ते हैं उसके कारण जो भी पेड़ पौधे जो है उन पे भी असर होता है। और उसके कारण ही तो मैं अभी ये बता रहा था, इसके कारण वाइल्ड फायर्स भी हैं, फ्लड्स भी हैं, डिल्यूज भी है, सूखा भी है, हीट वेव भी है, एक्सट्रीम वेव हीट भी है, हाई इम्पैक्ट वेदर इवेंट बढ़ जाती हैं। ये सब कुल मिला के हम कहें तो इसका ही असर है।
मैं अप्रैल की शुरुआत में जब रिपोर्ट देख रही थी तो ये आ रही थी कि वर्ल्ड की 100 जो सबसे गर्म सिटी थी उनमें 96 इंडिया की थी। फिर उसके बाद अभी पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई वो भी इसी ओर इशारा कर रही थी कि विश्व के 50 सबसे गर्म शहर में तकरीबन 44-45 शहर तो अकेले भारत के हैं। और ऐसी रिपोर्ट इसके पहले बहुत फ्रीक्वेंट मैंने पढ़ी हो या देखी हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है? हम तो समझते हैं कि शायद जो रेगिस्तानी इलाका है वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता होगा, पर विश्व के 100 सबसे गर्म शहर में 96 शहर भारत का होना ये क्या बता रहा है? एक तो दुनिया के आप काफ़ी सारे शहरों की जब गिनती लेते हैं तो भारत का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। बहुत कम देश ऐसे होंगे जिनका क्षेत्रफल, जिनका एरिया भारत से ज़्यादा है। ब्राज़ील छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए, चीन का बहुत बड़ा एरिया है, रशिया का बहुत बड़ा है। पर मैं कह रहा हूँ गिनती के ऐसे देश होंगे जिनका क्षेत्रफल, एरिया जो है भारत से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि भारत एक बहुत विशाल देश है और उस विशाल देश के चलते जो चेंजेस हैं, जो वेदर पैरामीटर्स हैं, वो बहुत अनेक तरह के हैं। 7000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। मरुस्थल एरिया कहिए तो हज़ारों किलोमीटर का है। आप जंगल की करें, माउंटेन्स की करें, उससे भी बढ़ के है। जितनी वेरिएशन ज़्यादा है, जितनी वैरायटी ज़्यादा है, वो सब यही उसका ही एक कारण है कि हमारे जो उसका एक्सपेंस है, उसका जो गिनती है शहरों की, वो काफ़ी बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक गर्मी का सवाल है, ज़्यादातर जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, ज़्यादातर ये उस गिनती में आते हैं। वो उसका भी रीज़न है जो हमारा लोकल हीटिंग या हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो वेदर सिस्टम जिसके कारण ये बदलाव आता है, वो तो हैं ही हैं। एटमॉस्फेयर में कोई बैरियर नहीं है, इट्स ए डायनेमिक स्टेट। हमारे पश्चिम में आप देखें, वहाँ भी ऐसे ही क्षेत्र हैं जिनमें आजकल के दिनों में तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुँचा है। बॉर्डर के उस तरफ की बात करें तो 48, 49, 50 डिग्री आए दिन यही तापमान है। और हवाएं प्री मानसून सीज़न तक तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम की दिशा से जो उस हीट को, चाहे आप एडवेक्शन कहें, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करें, वो सब हीट कहीं नहीं जा रही, वो उस माध्यम से भी हमारे ऊपर आ रही है। तो एक तो हमारे आसपास जो वेदर सिस्टम है उनके कारण, क्योंकि अभी तो पश्चिमी विक्षोभ है नहीं, कोई भी एक्टिव है नहीं। पिछले कई दिनों से कोई बरसात नहीं हुई है, ना तो राजस्थान में या पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में सूखा है बिल्कुल पिछले काफ़ी दिनों से। तो हीट एक्यूमुलेशन के कारण, और वो जो हीट पश्चिम की दिशा से ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो एडवेक्ट हो रही है, उसके मिले जुले असर के कारण हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं। 48 डिग्री के पार तो काफ़ी जगह टेम्परेचर हो गया इस बार। हालांकि गनीमत ये है कि अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो तापमान 50 डिग्री भी सेल्सियस टच किया था। फलौदी राजस्थान में 50 डिग्री हो गया था, 50 से भी ज़्यादा, 51 डिग्री तक चला गया था। तो इस बार अभी तक तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो 50 नहीं पहुंचा है, 48 से काफ़ी ज़्यादा हैं। पर कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कई जगह 50 पहुंच भी चुका होगा। हर जगह तो आप तापमान मेजर कर नहीं सकते, आपके जो भी स्टेशंस हैं किसी लोकलाइज होंगे। और ये तापमान इतना ज़्यादा बदलता है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब दिल्ली की बात करें आप, हर रोज़ जो रिज ऑब्जर्वेटरी है लोकल, उसका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। कल का तापमान भी आप करें वो 45 से पार था। दिल्ली का तापमान बात करें तो 43.4 था। तो ये लोकल चेंजेस भी जो हैं वो मैटर करते हैं। तो तभी मैंने कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि किसी किसी जगह तापमान 50 के पार चला गया होगा। ठीक है, केवल हम हर जगह उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम कहें कि तापमान 47-48 है, ये सभी के सभी तापमान जो है, जो सेंसर्स हैं तापमान के लिए, वो एक शेडेड एरिया में उनको रखा जाता है। दे आर नेवर एक्सपोज्ड टू ओपन सनशाइन, नहीं। तो उसमें जब रखेंगे उनको, ऑब्जर्वेटरी जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ तापमान जो एक्चुअल है उससे कम होता है उसके अंदर।
जो हम सड़क के तापमान है, टारमैक पे तापमान है, हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए जो रनवे का तापमान है, उसमें आप जितने भी अभी के आंकड़े हैं कंफर्टेबली आप 4-5 डिग्री और ऐड कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आजकल के दिनों में तापमान लगभग 50 डिग्री या उसके पार बहुत से ज़्यादा बहुत बड़े क्षेत्र में है, जिसमें कि पश्चिमी और उत्तरी भारत के साथ साथ इवन मध्यवर्ती भागों में भी। विशेषकर इस पे बात करूं तो मैं राजस्थान का एरिया, गुजरात एरिया और दिल्ली में भी बहुत काफ़ी सारी गर्मी पड़ रही है अब तो, और उसके साथ चलते चलते जो मध्यवर्ती भागों में जो महाराष्ट्र का एरिया है, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र, विशेषकर ये दो जो सब डिवीज़न है, इनमें तापमान ज़्यादा बढ़ता है। कारण उसके लोकलाइज हैं, किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा। इसीलिए होता है कि लोकल कंडीशंस ऐसी हैं जिससे उन कुछ जगहों का तापमान अपने अगल बगल के क्षेत्रों से या सिटीज़ से ज़्यादा रहता है। और ऐसा आजकल हो भी रहा है और ऐसा होता भी रहेगा जब तक कि मानसून नहीं आ जाता अभी उन सभी जगहों पे। तो अभी हमें इसी तरह के तापमान मिलेंगे भी और हमें इसके साथ जूझना पड़ेगा आने वाले दिनों में भी। लेकिन क्या भविष्य के लिए हमें ऐसे तैयार होने की ज़रूरत है कि अभी तो 100 सबसे गर्म शहरों में 96 भारत के शहर हैं, इन फ्यूचर हम ये सुनेंगे कि विश्व के 100 सबसे गर्म शहर और वो 100 के 100 भारत में, ये स्थिति आ सकती है? देखिए, नकारा तो किसी भी चीज़ को नहीं जा सकता, ठीक है। ये सब कुछ जो जितने बढ़े हुए तापमान है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक विशेष तरह के मेजर्स चाहिए, ठीक है। जब तक वो नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे तो हमें क्या करना है कि जितनी जो आजकल गर्मी चल रही है, या तो इसको हम अडॉप्ट कर लें, उसको मिटिगेट करने के किस तरह कर सकते हैं उसको उसके तरीके ढूंढें, रेजिलियंस जो है उसको बिल्डअप करें। बाकी अदरवाइज़ जो जिस तरह के तापमान बढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी इसमें किसी तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी मेजर तो हम नहीं ले रहे, कुछ भी ऐसा। और इस सब के चलते, क्योंकि हमारे अगल बगल में भी, पड़ोस में भी, किसी की पश्चिम की बात करें, पूर्व की बात करें, ऐसी ही परिस्थितियां वहाँ भी बनी हुई हैं। तो उसके चलते हमें इन सब चीज़ों से, बढ़े हुए तापमानों से आने वाले समय में भी जूझना पड़ेगा इसके लिए। और कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं कि अगर सभी के सभी जो सिटीज़ हैं, जो टॉप जो हॉट जो सिटीज़ होंगे वो भारत में होंगे, ऐसा बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। मैं सुपर अल नीनो भी आपसे समझना चाहती हूँ सर, सुपर अल नीनो क्या होता है? क्योंकि जब मैं रिपोर्ट देख रही थी तो मैंने ये पाया कि इसके पहले सुपर अल नीनो शायद 2015 में आया था, 1998-99 का कहीं जिक्र था, कहीं 1875-78 की चर्चा थी, और उसमें ये बताया गया था कि जब सुपर अल नीनो आया तो बड़ा अकाल पड़ा था, बारिश हुई ही नहीं थी, सूखे जैसी स्थिति थी। तो रिपोर्ट जब पहले ये इंगित करती है कि उस साल तो सूखा था, अकाल था, बारिश हुई ही नहीं, तो फिर डर लगने लगता है 2026 के लिए। पहले तो ये बताइए सुपर एल नीनो होता क्या है? देखिए, सुपर एल नीनो वैसे तो जो सुपर हम प्रीफिक्स अटैच करते हैं वो एक इनफॉर्मल सी टर्म है, एक वो कॉइन की गई है ज़्यादातर मीडिया से। कोई भी चीज़ अगर जब बहुत तेज़ होती है, बहुत भारी होती है, इस तरह से कोई इवेंट हो, तो उसके साथ हम प्रीफिक्स अटैच कर देते हैं सुपर। अदरवाइज साइंटिफिक लिटरेचर में या साइंटिफिकली जाना हो तो कोई सुपर एल नीनो नहीं होता है, सिर्फ एल नीनो है ना। वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पे आके रुक जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम तुलना करें तो सुपर एल नीनो का मतलब है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो। तो साइंटिफिकली ये है, पर क्योंकि हम सब यूज टू हो गए हैं कि भाई सुपर एल नीनो सभी लोग कह रहे हैं, तो इवन साइंटिफिक कम्युनिटी में भी थोड़ा चलो बोलो सुपर एल नीनो बोलो। अदरवाइज ऐसी कोई साइंटिफिकली टर्म ऐसी नहीं है सुपर एल नीनो। पर आपने जिक्र किया 1800 का, देखिए 1800 जो आज के दिनों की बात करें, हमारे जो प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो 1800 में नहीं थी। 1800 में 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 1800
वैसे शुरुआत तो 1600 में हुई थी एल नीनो की। कहते हैं कि जब वो फिशरमैन साउथ अमेरिका में पेरू के पास जो थे, जब उन्होंने नोट किया कि कुछ कुछ सालों में जो मछलियां हैं वो बहुत कम है, उनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो गई। कारण ये था कि वो पानी गर्म था, पर उनको उन दिनों नहीं पता था कि क्या है ये, पर होता था ये। अब हम बात कर रहे हैं 1600 की, मतलब 400 साल से भी ज़्यादा की बात है। तब से शुरू हुआ था फिनोमिना, तब भी था, लेकिन इसको कॉइन नहीं की गई थी टर्म। उन्होंने उसको क्रिसमस चाइल्ड वगैरह कह के, जिसको कि दूसरी भाषा में, उनकी भाषा में वो होता है, और एल नीनो उसी को ही कहा जाता है। 1800 के बाद से, हालांकि सबसे ज़्यादा अगर इसका जो साइंटिफिकली प्रूव करने का टाइम आया या एग्जिस्ट करने का टाइम आया, तो वो 1897 में शुरू हुआ था, ठीक है। पर मैं तो कहता हूँ उस वक्त भी जो एल नीनो को ट्रैक करने के, असेस करने के, फोरकास्ट करने के, उन दिनों हम कहीं आसपास भी नहीं थे। कोई स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ओशन प्लेटफॉर्म नहीं थे, ओशन सरफेस के बुईज वगैरह जो होते हैं। आजकल की बात करें तो चप्पे चप्पे पे ओशन के तापमान मापने के लिए, उसके लिए गैजेट्स हैं, स्पेस बेस्ड आपके पास प्लेटफॉर्म है, सैटेलाइट्स हैं। किसी भी वक्त 24/7 वो लगातार क्रिया जारी है। इसी तरह ओशन सरफेस पे भी एरे बना हुआ है, ग्रिड बनी हुई है, एरे बना हुआ है, लगातार उसका तो हाँ, उन दिनों भी ज़रूर एल नीनो था ज़रूर, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा आज के समय में है, वो शायद उस समय की ना हो। ज़्यादातर हम मानते हैं कि हाँ, जो रिलायबल डेटा आना, अगर हम कहें कि वो 1950 के बाद से काफ़ी अच्छा हो गया डेटा। तो उसके बाद से आया है सुपर एल नीनो 1950 के बाद से? 1950 से लेके अब तक 6 बार सुपर एल नीनो है। अच्छा, 6 बार, और अलग अलग समय पे। देखो, लगातार इसमें थोड़ा गैप रहता है। जैसे आपने 2015-16 का जिक्र किया, एक सुपर एल नीनो था। उससे पहले जो हुआ था वो 1997-98, 97-98 में तब हुआ था। हालांकि एल नीनो खुद अपने आप में 2 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन सुपर एल नीनो जनरली एक डिकेड, दशक निकल जाता है दूसरा सुपर एल नीनो आने के लिए। तो ये निकल गया 15 के बाद 26, 15 के बाद 26, तो 10 साल हो गए। उसके पहले में से मैंने बोला 97-98, तो आप वो भी करें, वो भी काफ़ी 15 साल से ज़्यादा का समय निकल गया। इसी तरह 72-73 का जो सुपर एल नीनो था, वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गंभीर या सीवियर था, वो है। बेसिकली आपने पूछा कि एल नीनो होता क्या है, तो होता ये है कि जैसे प्रशांत महासागर का मैं जिक्र कर रहा था, प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन में जब तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है एल नीनो की। 3 स्थितियाँ होती हैं। एक तो आपने ला नीना का भी नाम सुना है, वो उसका भी जिक्र आता है। ला नीनो का उल्टा जो है वो एल नीनो है। इन दोनों के बीच में ये दो में अगर कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल है। तो एक एनसो न्यूट्रल है, एक ला नीना है और एक एल नीनो है। तीनों ही प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन में, जो कि लाखों किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे लगातार 24/7 वहाँ पे तापमान की मेजर किया जाता है। उसके साथ साथ और भी मेजरमेंट्स हैं, वो भी सब संज्ञान में लिया जाता है उनको। तो उस क्षेत्र में उनको नीनो रीजन कहते हैं, जहाँ पे ये तापमान नापे जाते हैं। 4 रीजन हैं, नीनो 4, नीनो 3.4, नीनो 3 और नीनो 1+2। नीनो 3.4 इसलिए, कुछ वो नीनो 4 का रीजन है, कुछ नीनो 3 का, दोनों को मिला के बीच में एक एरिया नीनो 3.4। तो 4 नीनो इंडेक्स आते हैं प्रशांत महासागर के इक्वेटोरियल रीजन में, और उनके बेस पे ही ये जो है एल नीनो या ला नीना या न्यूट्रल, इसकी स्थिति का संज्ञान लिया जाता है। एल नीनो के लिए जो नीनो 3.4 का एरिया है, उसमें जो तापमान होंगे वही मार्कर है एल नीनो का। उसको हम ONI कहते हैं, ओशनिक नीनो इंडेक्स। ओशनिक नीनो इंडेक्स जो है लॉन्ग टर्म वेरिएशन टेम्परेचर्स की जो है नीनो 3.4 रीजन में, उसके बेस पे ही
उसको लगातार मॉनिटर किया जाता है, असेस किया जाता है और फिर प्रिडिक्ट किया जाता है, जो कि इस बार हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 7-8 सप्ताह की ही बात करें तो कम से कम लगभग 1 डिग्री तापमान बढ़ गया है वहाँ। 1 डिग्री तापमान बहुत होता है, समुद्र के तापमान वेरी नहीं करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं 47, 48, 50 डिग्री की, समुद्र का तापमान कभी भी नहीं 32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, उससे कम कम ही रहता है। और जब 28-30 भी पहुँच जाएँ तो तभी हम कहते हैं कि साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोन बनेंगे, वो तभी बनते हैं उस वक्त 26 से ऊपर। तो ये समुद्र के तापमान जो है वो लगभग इसी रेंज में जब आ जाते हैं तो तभी ही ये एल नीनो की स्थिति बनती है। और जैसे मैंने बोला 2 डिग्री सामान्य से तापमान बढ़ जाता है तो वो सुपर एल नीनो की कैटेगरी में आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो मैंने 6 का जिक्र किया, 6 सुपर एल नीनो, सबसे ज़्यादा तापमान आज तक कभी बढ़ा है। हालांकि एक साथ नहीं बढ़ता है, ये काफ़ी लंबे समय के लिए हो सकता है, 6-7-8 महीने के लिए बढ़ते हैं धीरे धीरे तापमान। बीच में एक पीक आ जाती है, एक पीक आती है, उसके बाद फिर तापमान घटने शुरू हो जाते हैं। तो जो पीक है उसकी सुपर एल नीनो की आज तक मैंने जो आंकड़े देखे हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है सामान्य से। और जब भी 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ही हम सुपर एल नीनो कहते हैं। आज के दिन की बात करें तो अभी उस क्षेत्र में तापमान मुश्किल से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, वो भी पिछले 2 सप्ताह में ही। अभी तक उससे भी कम चल रहा था, करीब 0 चल रहा था। तो अभी शुरुआत है, अगर आप कहें तो एल नीनो कंडीशन जो न्यूट्रल चल रही थी उसको एल नीनो में बदलने के लिए ट्रांजिशन पीरियड है, अभी चल रहा है और अभी तो इसकी शुरुआत है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो हो सकता है एल नीनो भी हमें बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे पहले एक्सपेक्टेशन थी कि जुलाई निकल जाएगा शायद, लेकिन अब तो ऐसा है कि हो सकता है जून के अंत आते आते भी हमें एल नीनो की स्थिति देखने को मिल सकती है प्रशांत महासागर में। CNN की एक रिपोर्ट में देख रही थी सर, उसमें ये बोला गया कि 1950 के बाद ये सबसे ख़तरनाक एल नीनो हो सकता है और इसमें कहा गया कि 97-98 जैसी सूखे की स्थिति बढ़ सकती है। इनफैक्ट IMD की रिपोर्ट जो 1 महीने पहले आई थी वो जब मैं पढ़ रही थी तो उसकी भाषा ऐसी लगी मुझे, उसमें क्लियरली सूखे का जिक्र तो नहीं था पर वो जिस ढंग से लिखी गई थी और ये बताया गया था कि सामान्य से बहुत कम बारिश होगी, तो वो पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि बस उन्होंने कह नहीं दिया है कि सूखा पड़ेगा पर इशारा शायद उसी ओर है। क्या स्काईमेट भी ये मान रहा है या आप लोगों का प्रेडिक्शन आगे सूखे की तरफ क्या इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? IMD ने सूखा शब्द यूज करना बंद कर दिया है। देयर इज नथिंग लाइक ड्राउट। ऑफिशियल जो लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं या आंकड़ों में उसकी जब परिभाषा करते हैं तो ड्राउट अब निकाल दिया, वो शब्द अब नहीं है। ये 2016 में हुआ था, 2015 या 2016 के बाद से। ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने सोचा कि भाई मेट्रोलॉजिकली, एक तो देखिए ड्राउट शब्द जो है तो बहुत ख़तरनाक टाइप। जब हम ड्राउट करते हैं तो सब के सब एक बार सचेत से हो जाते कि पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ। हो सकता है वो भी रीज़न हो, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा जो सूखा है वो IMD की तरफ से ना हो के वो टर्मिनोलॉजी कोई दूसरा और कोई सेक्टर यूज़ कर सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात करें तो हो सकता है, IMD एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस है। तो हो सकता है कोई वाटर रिसोर्सेज वाली को मिनिस्ट्री हो सकता है वो सूखे का यूज़ करें, एग्रीकल्चर वाली यूज़ करें। तो IMD ने अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हम एजेंसी नहीं है कि ऑथोराइज की जो हम सूखे का शब्द का यूज़ करें, ड्राउट का यूज़ करें। हालांकि 2015 से पहले होता था, बाकायदा होता था। जब भी मानसून का रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल, उसमें 10% से ज़्यादा की कमी आती थी तो उसको ड्राउट कहा जाता था। हम तो आजकल भी यूज़ करते हैं स्काईपेट में, तो हम उसको फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वही मापदंड है। कहने में कोई हर्ज नहीं है, जब है कमी रेनफॉल में तो चाहे वो सूखा कहें, चाहे हम IMD जैसे डेफिसिट कहता है, डेफिसिट रहेगा। तो ड्राउट को टर्म को यूज़ कर दिया, रिप्लेस कर दिया है डेफिसिट से, ठीक है। पर हम लगातार हम अपनी फोरकास्ट जब देते हैं उसमें लिखते हैं कि ड्राउट लाइट कंडीशन रहेंगी, ऐसा हो सकता है।
बाकी आपने कहा कि पिछले जब कुछ सालों में उनकी जो रिपोर्ट है कि जो पिछला वाला जो एल नीनो है, हो सकता है ये उससे स्ट्रॉन्ग हो, बाकायदा उसके चांस बने। मैंने आपको बताया कि अभी तक का जो जितने एल नीनो, सुपर एल नीनो बने हैं, सबसे अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सामान्य से ज़्यादा रहा है। तो इस वाले में हो सकता है ऐसा संभावना हो कि वो 2.5 से ऊपर चला जाए। हालांकि तापमान का और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रेनफॉल के साथ कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं है। सुपर एल नीनो 2.5, अगर एक हमारे पास आंकड़े हैं, 2.5 डिग्री का तापमान जो था वो हुआ था 82-83 में, और उस साल जो मॉडरेट ड्राउट हुआ था जिसमें कि रेनफॉल जो है 14.5% कम रहा था सामान्य से, लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा तापमान उस जो सूखा पड़ा है वो हुआ है 72-73, 72-73 में, जिसमें कि रेनफॉल एक सीवियर ड्राउट था, सबसे ज़्यादा सीवियर ड्राउट है, तो उस साल पड़ा था 24% रेनफॉल कम हुआ था। तो तब जो सुपर एल नीनो उसका सब पीक जो टेम्परेचर था 2.3 था, जबकि उससे पहले 2.5, और ऐसा कोई, और आपने 97, 98, 97, 98 का जिक्र किया, वो भी सुपर एल नीनो था पर रेनफॉल नॉर्मल था उन दिनों। अच्छा, ऐसा भी इंसिडेंट है, 102% रेनफॉल हुआ था। वो एक एक्सेप्शन है, हालांकि वही एक्सेप्शन नहीं, उसके चलते पहले भी हुआ है कि भाई सुपर एल नीनो के चलते चलते एक ये 57-58 में भी 2.2 डिग्री का तापमान में फ़र्क था, पर वो भी एक नॉर्मल था। हालांकि उस वक्त रेनफॉल हुआ था 98%, सामान्य से 2% कम। 97-98 में 2% ज़्यादा। टोटल 6 जो सुपर एल नीनो हुए हैं 1950 के बाद, उनमें से 2 नॉर्मल भी रहे हैं, 1 साल बिलो नॉर्मल रहा है, 9% तक की कमी थी, 2 मॉडरेट ड्राउट रहे हैं, जिसमें एक जो 2015 की बात करते हैं तब भी 14%, 15% कम था रेनफॉल। तो 2 मॉडरेट ड्राउट, लाइट या मॉडरेट कहेंगे अगर, क्योंकि 15% से नीचे का अगर कमी रहती है तो उसको हम जनरली लाइट भी ड्राउट कहते हैं। तो 2 लाइट या मॉडरेट ड्राउट, 1 सीवियर ड्राउट जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 24% रेनफॉल कम था। तो 6 में से कम 50% जो है 2 बार तो नॉर्मल है और 1 बार बिलो नॉर्मल है। तो ऐसा कुछ नहीं, 2 चीज़ें कि ज़रूरी नहीं है कि हर सुपर एल नीनो या एल नीनो जो आएगा वो आपको ड्राउट दे के जाएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जितना सीवियर या स्ट्रॉन्ग एल नीनो होगा उसका उतना ही सीवियर इम्पैक्ट होगा वेदर पैटर्न पे और क्लाइमेट पे। नो, उसका कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। 2004 की बात करें तो वो भी एक एल नीनो था, बहुत माइल्ड एल नीनो था, सीवियर ड्राउट था। तो माइल्ड एल नीनो के चलते भी सीवियर ड्राउट हुए हैं, और सीवियर एल नीनो के चलते हुए भी मॉडरेट ड्राउट भी हुए हैं और नॉर्मल रेनफॉल भी हुआ है। हाँ। तो उसमें कोई रॉबस्ट रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो इस बार तो नोवा की रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग या सुपर एल नीनो का ये कतई मतलब नहीं है कि एक बहुत भयंकर सूखा पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इवेंट हो जाए उसका मतलब ये भी होता है कि वो इवेंट होगी, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं तो कई बार होता है, क्योंकि यही एक इवेंट है जो सबसे लंबे समय के लिए चलती है। इसकी फोरकास्ट मार्च अप्रैल में आके अगले साल तक चलती है। प्रोजेक्शन, मॉडल प्रोजेक्शन लगभग 8-9 महीने का एक साथ में प्रोजेक्शन आता है। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हो सकता है बीच में कलैप्स भी कर जाता है। 2014-15 में हुआ था, बीच में कलैप्स हो जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इवेंट है उसका इतनी श्योरिटी है कि ये इवेंट होगी और वो चलती रहेगी। पर एक बार फिर से उसके डायरेक्ट कोरिलेशन कोई नहीं है कि किस तरह का सूखा, कितना सूखा पड़ेगा, कब पड़ेगा, उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग सुपर एल नीनो आपको एक सीवियर ड्राउट दे के जाए। इस बार ऐसा कोई प्रेडिक्शन है आप लोगों की तरफ से या स्काई मेट की तरफ से 2026 में कि ड्राउट है या नहीं है? देखिए, दोनों का फोरकास्ट अगर आपने हमारा भी देखा होगा, हमने बिलो नॉर्मल रेनफॉल दिया हुआ है।
आईएमडी ने भी बिलो नॉर्मल ही दिया हुआ है। एक तो रीज़न उसका ये है कि क्योंकि इतने लंबे समय का फोरकास्ट है, जैसे जैसे इवेंट से हम दूर जाते हैं तो रिलायबिलिटी उसकी कम होती रहती है प्रेडिक्शन की। जी, जो इवेंट के पास जितने हैं उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, प्रिसिशन फोरकास्ट उसमें ज़्यादा आएगा, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे तो वो बढ़ता रहेगा। तो स्काईमेट ने अभी हमने बिलो नॉर्मल का ही दिया हुआ है। बेसिकली हम अपनी तरफ से नहीं है कि ये तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो तभी तो अगर हमने बिलो नॉर्मल दिया है, आईएमडी ने भी बिलो नॉर्मल दिया है, और विशेषकर जो बाकी वर्ल्ड वाइड एजेंसी हैं, कोई भी तो नहीं बोल रहा कि सूखा पड़ने वाला है, ऐसा किसी ने नहीं कहा अभी तक। हाँ, बिलो नॉर्मल, सामान्य से कम बारिश ज़रूर होगी, ऐसा सभी कह रहे हैं। तो एक मत तो ये है कि ड्राउट कहना शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल है, चाहे कोई भी एजेंसी हो। इंडिया मेट डिपार्टमेंट का 135 साल का इतिहास है, किसी एक साल में भी तो आपने सूखे की प्रेडिक्शन नहीं दी है। हुए तो बहुत हैं, किसी एक साल की भी नहीं दी है प्रेडिक्शन मानसून में, और ना ही स्काईमेट ने दी है। हम तो खैर 2012 से बाद ही इसमें आए हैं, तो सूखे थोड़े ही उनकी संख्या कम है, लेकिन क्योंकि इसकी कोरिलेशन उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ड्राउट के साथ कि भी पक्का ड्राउट होगा, वो कह पाना बहुत मुश्किल बात होती है। हाँ, अगर कोर्स करेक्शन देना है तो वो उसको वॉच करके जब शुरू हो जाता है सीज़न, तब उसकी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि क्या है। अगर ज़रूरत पड़े कोर्स करेक्शन देने की तो तब दिया जाता है, क्योंकि केवल एल नीनो के ही दम पे सूखा या अच्छी वर्षा नहीं होती है। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो उस वक्त उनका रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, अगर वो हावी पड़ जाते हैं, हालांकि एल नीनो तो एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत तगड़ा सा पैरामीटर है, उसको नकारना, उसको बिल्कुल उसका असर करना, कम कर देना तो बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन कुछ पैरामीटर ऐसे ज़रूर हैं जो कम से कम उसका जो इल इफ़ेक्ट्स हैं कुछ हद तक उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किया भी है, पिछले ऐसे केसेस हैं भी सही। हम आईओडी का टर्म का यूज़ करते हैं, इंडियन ओशन डायपोल। जिस तरह का एल नीनो में तापमान होते हैं प्रशांत महासागर में, इसी तरह ही हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के क्लोज़र होम जो इंडियन ओशन है, उसके दोनों तरफ जो है हमारा अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसी तरह के जो चेंजेस अगर इंडियन ओशन में भी आते हैं, गर्म सर्द होता है, तो उसके ही बदलाव को हम इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। वो और एल नीनो दोनों ही, ये नहीं है कि आईओडी का इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा एल नीनो की है ज़रूर, लेकिन आईओडी को आप नकार नहीं सकते। और कई बार ऐसा हुआ है कि आईओडी ने जाते जाते भी उसके इल इफेक्ट को एब्जॉर्ब किया, और जो एक भयंकर सूखा पड़ने वाला था अदरवाइज़, उसको कम करके बिलो नॉर्मल हो गया। ऐसा होता है और उसको नकारा नहीं जा सकता। पर जहाँ एल नीनो जो है, जैसे उसकी प्रेडिक्शन तो 6-7 महीने तक देते हैं, जो आईओडी है वो तो करीब 8 सप्ताह के बाद उसका रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए अभी के दिन में भी कहना कि वो मानसून में कैसा रहेगा, एक टेढ़ी खीर है। वो नहीं, उसकी प्रेडिक्शन इतनी हम कह भी दें अगर, हालांकि अवेलेबल है, फोरकास्ट है, और ऐसा फोरकास्ट है कि वो पॉजिटिव बने। पॉजिटिव आईओडी अच्छा होता है, वो इसके इल इफेक्ट को ख़त्म करता है, टैकल करता है। अच्छा। प्रेडिक्शन ऐसी ही है कि शुरुआती दिनों में न्यूट्रल रहेगा वो, और उसके बाद फिर वो भी पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। और हमेशा वैसे भी आप देखें रिलेशनशिप यही है, एल नीनो के साथ पॉजिटिव आईओडी होता है, ला नीना के साथ नेगेटिव आईओडी होता है। आप पिछले 50, 60, 70 साल का डेटा दे लें, हमने तो अपनी वेबसाइट पे हम लिखते भी हैं, करते भी हैं, और सामने डाटा हमने दिया भी है। एल नीनो के साथ अगर नेगेटिव आईओडी हो जाए तो उससे तो ख़राब कोई बात हो ही नहीं सकती। दैन इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक थिंग। अगर आईओडी नेगेटिव और एल नीनो है तो उससे बुरा तो और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, डेडली कॉम्बिनेशन, पर होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 0-0 न्यूट्रल कंडीशंस, और ज़्यादातर वो पॉजिटिव बन जाता है, जिससे कि थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता है जो एल नीनो का असर है। ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा। एक और डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो ये है कि महंगाई विश्व में वैसे ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका ईरान जंग के चलते।
अभी मेरी बात हो रही थी इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार सर से, तो उन्होंने इस ओर इशारा किया क्योंकि मीडिया में सिर्फ जिक्र सुपर अल नीनो का ही है और सुपर अल नीनो अगर बना तो बारिश कम होगी, आम आदमी इतना ही जानता है। उनकी तरफ से ये अंदेशा जाहिर किया गया कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कही जा रही है, ऑयल प्राइसेस वैसे ही हाइक हैं, ऐसी स्थिति में बारिश भी अगर कम होती है सुपर अल नीनो के चलते तो फिर ये कोड़ में खाज वाला काम करेगा। तो आप अगर हमें थोड़ा समझाएं कि सामान्य से कम बारिश का अनुमान आईएमडी की तरफ से भी जाहिर किया गया है, सामान्य से कम बारिश का अनुमान अगर स्काईमेट भी जाहिर कर रहा है, तो क्या इससे कृषि में कोई बहुत बड़े संकट की ओर ये इशारा तो नहीं कर रहा, और क्या उससे फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान क्या पड़ने वाला है? देखिए, एल नीनो जब भी होता है, पूरा हमारा देश एक जैसा एक ही समय पर प्रभावित नहीं होता है। उसके फेवरेट पॉकेट्स हैं जिसमें वो स्ट्राइक करता है ज़्यादा, जिसमें कि देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं उसमें, जैसे महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा एरिया है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके साथ लगे छठे हुए क्षेत्र, इवन मध्य प्रदेश तक भी उसका बहुत ज़्यादा तगड़ा असर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उसका। हाँ, कम होता है तो देश के आप दक्षिणी भाग जैसे तमिलनाडु, केरल, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इनमें उसका असर थोड़ा कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर आंकड़े यही दर्शाते हैं। तो ये जो क्षेत्र जिनका मैंने जिक्र किया, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र का, गुजरात का, इवन मध्य प्रदेश, ये रेन फेड जोन है। अनलाइक जैसे आप नॉर्थ में पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये इनके पास काफ़ी साधन हैं सिंचाई के, ओके, इरिगेशन के, ये दे आर रिसोर्सफुल। वेयरएज जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं जिनका मैंने अभी महाराष्ट्र समेत गुजरात का, ये रेन फेड जोन है। ये कोर मानसून जोन है, और कोर मानसून मंथ में अगर रेनफॉल कम होता है तो ये रेन फेड एरिया में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके चलते कृषि क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही। अब हम एग्रीकल्चर एक बहुत एक ब्रीफ सी टर्म है जिसको हम लेके, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और पहलू भी हैं। वर्षा कम होने के साथ साथ अभी की रिपोर्ट में ही आप देख रहे हैं कि देश में कोई 166 रिजर्वायर हैं मेन, उनमें से करीब 40% ऐसे हैं जिनमें कि उसका लेवल चिंताजनक है आज के दिन में, क्योंकि ना तो आपकी सर्दियों में वर्षा अच्छी हुई है जनवरी फरवरी में, अगर 1 मार्च से अभी तक की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में, देश के 1/3 हिस्से में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वर्षा बहुत कम हुई है। कुल मिला के आंकड़े करें तो हो सकता है सामान्य सी है, प्री मानसून की वर्षा सामान्य ही है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 30% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें वर्षा कम है। तो जो रिजर्वेयर उन जगहों पे होंगे उनमें तो वर्षा के कारण उनका लेवल बहुत कम है। तो जो सिंचाई के साधन हैं वो बहुत सीमित रह जाते हैं। वर्षा कम होने से केवल रिजर्वायर के लेवल ही नहीं, जो हम सॉइल मॉइस्चर की बात करते हैं, अंडर सब जो वाटर है, वाटर टेबल की बात करते हैं, उस पर असर पड़ता है। कृषि के साथ जुड़े हुए ये जो वाटर टेबल, सॉइल हेल्थ, सॉइल मॉइस्चर, सब सरफेस वाटर, ये सब उसके साथ ही जुड़े हुए सब प्रश्न हैं। जब वर्षा कम होगी तो हमें आर्टिफिशियल जो मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे, मतलब इरिगेशन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, किसान का खर्चा बढ़ेगा, किसान को उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, उसको खर्चा। आपने इन्फ्लेशन की बात की तो वो कैसे आएगी, जैसे आपके खर्चे जो, अगर सामान्य से वर्षा आ जाती है, बढ़िया हो जाती है, तो किसान को कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ। पर वर्षा जब नहीं आई है तो उसको तो प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा कि भी करना क्या है। ये नहीं है कि उसको आज अगर वर्षा चाहिए तो वो आज ही सोचेगा, वो पिछले 10-15 दिन से सोचना शुरू करेगा कि मुझे वर्षा की कब ज़रूरत है, और अगर वो नहीं आ रही है तो उसका संकल्प, उसका क्या करना है, उसको करने के लिए, उसको इरिगेशन के लिए, अपनी सिंचाई करने के लिए दूसरे अल्टरनेट मेथड ढूंढने पड़ेंगे। उसमें उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो उसमें ऐड करेगी।
फर्टिलाइज़र वैसे ही महंगा है। फर्टिलाइज़र उससे 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 भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखिए कुल मिला के जैसे आपने जो भी सिनेरियो आपने पेंट किया वो चिंताजनक तो ज़रूर है। ये सभी चीज़ें आपस में एक इंटरलिंक्ड हैं और जितने सप्लाई चेन सेक्टर्स हैं उसमें इसका असर पड़ता है मौसम का। सप्लाई चेन सेक्टर आप देखिए, मैंने इरिगेशन की बात की, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो नहीं चल पाएंगे। हाँ। पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पाएंगे तो उसमें भी कमी आएगी। तो एक के बाद एक, चाहे हम एग्रीकल्चर के साथ, इरिगेशन के साथ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ और उसके साथ दूसरे जो सप्लाई चेन और जो सेक्टर्स हैं एक के साथ एक, सब जो जिनका तालमेल है, जुड़े हुए हैं, उन सब में ही उसका असर पड़ेगा। तो वर्षा अगर कम होती है, बिलो नॉर्मल होती है, अगर सूखा ना भी हो, हमने देखा 2023 का एल नीनो, जबकि सामान्य से वर्षा कम हुई थी, केवल 6% कम हुई थी, लेकिन जितने भी आपकी पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह वो रिकॉर्ड लो थे। तो उसका असर हमें 6% वर्षा के साथ ही हमें उसका देखने को मिला, जिसमें कि करीब करीब बहुत सारे सेक्टर्स में तो बहुत जगह त्राही कि भाई इस बार बहुत ख़राब हुआ। तो और अगर खुदा न खास्ता अगर एक ड्राउट पड़ जाता है, ड्राउट अगर मॉडरेट से सीवियर ड्राउट आता है तो फिर उसका असर तो बहुत समय तक भी चलता है और बहुत दुष्प्रभाव बहुत समय तक रहता है और भारी असर पड़ेगा उसका। हमें कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी क्योंकि समय भी है, ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सुपर एल नीनो है तो एक भयंकर सूखा ही पड़ने वाला है। कुछ ठीक भी हो सकता है, हम उसकी उम्मीद भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर बिलो नॉर्मल पे आपके भी रुक जाता है, इंडियन ओशन डाइपोल अच्छा बन जाता है, वो उसको किसी न किसी तरह उसका प्रभाव कम करके, टैकल करके अगर हो जाता है तो नथिंग बेटर देन लाइक दिस। मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ क्योंकि वो किसान भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा, हम सब के लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मैंने ये महसूस किया था, मेरे व्यूवर भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमारे जो शहर होते थे वो दिन में तो बहुत गर्म होते थे, लू चल रही होती थी, लेकिन शाम होते होते तक ठंडा हो जाता था। अब ख़ासकर क्योंकि मैं नोएडा में हूँ, मैं नोएडा, दिल्ली या बड़ी मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, वो चाहे लखनऊ है, पटना है, उज्जैन है, ये सारे शहर दिन में भी उबल रहे होते हैं और रात के समय भी उबल रहे होते हैं। तो ये सुबह भी लू, रात में भी लू, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहले जो ओपन एरिया जिसकी बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा था, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती थी। अब आप इन जगहों का जिनका आपने जिक्र किया, और विशेषकर और जो अर्बन सिटीज़ हैं जिनमें कि चाहे आप उनकी पॉपुलेशन की बात करिए, इतनी मल्टी फोल्ड हो गई है, एक्सपोनेंशियल राइज है उनमें सब में। तो एक तो जो ओपन एरिया था वो बहुत कम हो गया है, ग्रीनरी बहुत कम, वाटर बॉडीज़ नाम के वास्ते। कभी कभी जो शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाने जाते थे, अब आप वहाँ जाके देखिए, मैंने देखा है कोई लेक नहीं है, और जो लेक्स हैं भी वो प्रदूषित हैं, उनका कोई पानी पीने के काम मुश्किल से ही आ रहा है। तो ये सब बदलाव, ग्रीनरी कम हो गई है, वाटर बॉडीज सूख गई हैं या रिवाइव नहीं हुई है, ओपन एरिया बहुत कम रह गया है, कंक्रीट जंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली हम कभी 100 करोड़ की बात करते थे, आज के दिन में हम भारत की पॉपुलेशन की 140 करोड़ देखते देखते, और अभी उससे भी हो सकता है ज़्यादा ही हो ये। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी के चलते और इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेंसिटी जितनी बढ़ रही है विशेषकर अर्बन एरियाज़ में, और उसके साथ ही साथ जो उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोतरी है। चाहे हम कूलिंग अप्लायंस की, जी एयर कंडीशनर की बात करें या रेफ्रिजरेशन की बात करें, ये सब जितनी मशीन्स हैं ये ऐड कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, और ये कारण है जो तापमान बढ़ने का। आप किसी जगह सोसाइटी में जाके बाहर निकल के देखिए ज़रा दोपहर को, अंदर से ज़्यादा तो बाहर वो इतनी गर्म हवा फेंक रहे होंगे, बहुत तापमान का 4, 5, 6 डिग्री तक का फ़र्क होता है। तो यही रीज़न है, ओपन एरिया नहीं रहा है, कंक्रीट बढ़ गए हैं, ग्रीनरी जंगल चाहे उसका कटाव कहिए, या इवन आम जैसे दिल्ली नोएडा जैसे क्षेत्र में पिछले आप 20 सालों की ही बात करें तो आपकी ग्रीनरी
काफ़ी ज़्यादा थी, आज के दिन में नहीं है। तो उसका असर कहाँ होगा? तापमान पे ही होगा। वर्षा भी कम होगी, क्योंकि हम रिप्लेस तो नहीं कर रहे ना। अगर मैंने 1000 पेड़ काट दिए हैं किसी कारणवश, लॉजिकल भी चाहे हो, तो लेकिन मुझे 1000 लगाए तो नहीं है ना। तो जब तक हम उस 1000, मैं तो कह रहा हूँ 1000 काटें तो उसकी जगह 2000 लगाइए, तब उसको पेड़ को उगने में आने में टाइम लगेगा, उसको वो अपने 10-15 साल लगाता है वो। तो इसलिए ऐसे कोई भी तो मेजर हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चाहे हम मैदानी भागों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, एक ही स्थिति है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसी है, डेवलपमेंट के चलते, चाहे वो हमारे माउंटेन्स हैं, उनका लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखिए तो सही आप, पिछले 30-40 साल पहले क्या थी माउंटेनस रीजन की और आज क्या है। तो एवरीथिंग हैज़ गॉट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब भी हम उसको क्रॉस करेंगे तो उसका असर हमें इन्हीं तरह देखने को मिलेगा। यही संकेत होंगे कि तापमान ज़रूरत से ज़्यादा और एकदम एक्सपोनेंशियल राइज, और उसके चलते आपका सभी जितने मैकेनिज़्म है, आई थिंक हम केवल उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं उसको मिटिगेट करें, लेकिन हम उसको बिल्कुल उसका सामना कर लें या उससे जूझ लें अच्छी तरह, वो पॉसिबल है नहीं। एक रिपोर्ट में देख रही थी सर, तो उसमें ये बताया गया था, बहुत से साइंटिस्ट थे जिनकी तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि अगर जो समुद्र का स्तर है वो इसी तरह से बढ़ता रहा तो वर्ल्ड की बहुत सी बड़ी सिटीज़ का उसमें जिक्र था, जकार्ता, बैंकॉक, मियामी, शंघाई, ये सारे शहर डूबने की कगार पर भी आ सकते हैं। ऐसा बन रहा है क्या वातावरण? केवल वही नहीं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हमारी करीब 7000 लंबी किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है, हमारे पे भी खतरा है उन चीज़ों का। केवल जो समुद्र का लेवल अगर बढ़ेगा या कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ने के चांस ही हैं तापमान के बढ़ोतरी के साथ साथ, तो हमारे पे भी, हमारे शहरों पे भी उसका खतरा बना रहेगा। तो जो हमारे कोस्टल स्टेशन है, और आप आए दिन देखने को चाहे हम चेन्नई की बात करें, मुंबई की बात करें, हालांकि मुंबई तो एक आइलैंड्स को ज्वाइन करके एक शहर बना हुआ है, 7 आइलैंड्स को, तो ऐसा खतरा हमारे ऊपर भी बना हुआ है। और यूरोप में जैसे कुछ तो देश हैं जो समुद्र, उनका मीन सी लेवल नीचे था, वो मीन सी लेवल से नीचे है। नीदरलैंड जैसे, हॉलैंड जो कंट्री है, उसका मीन सी लेवल से नीचे है वो। हमारा कंट्री तो खैर जो हमारी कोस्ट लाइन है वो अबव मीन सी, चाहे कुछ बॉम्बे जो है, चाहे आप 10 फुट 15 फुट ही कहिए, मीन सी लेवल से तो उसका ज़्यादा है, अबव है। तो लेकिन बहुत सारे देश जो हैं, हर जो ओशन है, मेन 3 ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये 3 सबसे बड़े ओशन हैं। और बाकी तो अगल बगल में जो और हैं, बंगाल की खाड़ी है, अरबियन सी है, कैस्पियन सी है, येलो सी है, रेड सी है, बहुत सारे हैं। हर एक में एक ही रेट पे उसका लेवल नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग जगहों पे, और उस कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ कितना लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ सेंटीमीटर्स भी उसका सी लेवल का स्तर बढ़ता है तो वो चिंताजनक है। हम ये नहीं वेट करें कि कब 1 मीटर बढ़ेगा तो तब हमें इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, या तब खतरे की घंटी ज़्यादा तब बजेगी। खतरे की घंटी अभी से ही बजनी चाहिए। और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, बनी हुई हैं, चलती रहेंगी, उसके चलते ये बाकायदा ये खतरा मंडरा रहा है। और जिनका आपने जिक्र किया, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, जो चाइना का जैसे शंघाई वाला, हांगकांग एरिया क्षेत्र, एक्चुअली सारे जो पैसिफिक रिंग कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट पैसिफिक के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी लगे हैं, चाहे आप डीप सी फिलीपाइंस की बात करिए, या जितने ये अपने उसके साथ साथ ये वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, और आगे जाएँ तो कंबोडिया वगैरह, ये सब, और भारत समेत जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं हमारे अगल बगल में, श्रीलंका की बात करें, सब पे एक साथ ये खतरा बना हुआ है। ये है कि समय ज़रूर लगता है, ये मतलब इतना ऐसा नहीं है कि अगले 5, 10, 15 साल में कुछ होने वाला है, ऐसा कि इस चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाए कि शहर के शहर डूब जाएं। लेकिन स्तर तो अभी भी बढ़ रहा है, चाहे कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही हो पर ईयर, लेकिन इन सभी जगहों का जो है सी लेवल
बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। हमें उसका संज्ञान आज के दिन से ही शुरू करना चाहिए और कुछ नहीं तो सेफ मेजर तो ढूंढने चाहिए। हम उसके बारे में भी जितने हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल चाहे वो हम पूर्वी तट की बात करें या पश्चिमी तट की बात करें, आए दिन बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आती है जो कि अनकंट्रोलेबल हो जाती है। केरल में हमने देखा 2-3 साल, पिछले 10 सालों में तो कम से कम 3 बार तो मानसून में इतने भारी बरसात और वर्षा और बाढ़ आई कि उसके कारण बहुत नुकसान हुआ। उसका कारण ये है कि हमारी कोस्ट लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें किसी ना किसी तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें कटाव की स्थिति आती है वो ज़्यादा है और उसके चलते ये सब खतरा बाकायदा बना रहता है कि जो कोस्टल सिटीज़ भी हैं वो आने वाले दिनों में हो सकता है उस सेफ कैटेगरी में ना रहें। समय लगेगा उसमें ज़रूर, पर आज से ही हमें उसके लिए जूझने का बंदोबस्त करना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, उसके बाद उसके लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर हैं उनको शुरू करना चाहिए। आपने हालांकि ये बता तो दिया ही है कि इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। मैं ख़ासकर मेरे व्यूवर्स के लिए अगर शहर का नाम लेके पूछूं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो छपती हैं वो बड़े शहरों की छपती हैं और उसमें नाम मुंबई का होता है, कोलकाता का होता है, चेन्नई का होता है और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि भले आज नहीं पर इन फ्यूचर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ख़त्म होते अपनी आँख के आगे डूबते हुए देखेंगे। बिल्कुल, यह अतिशोक्ति है या हम वाकई देख सकते हैं भविष्य में? नो, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ को जो हम एक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी अगर बन जाती है, जब उसको अपने कंट्रोल में नहीं लेते तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें कि ये सब संभव है, जो भी हम कह रहे हैं ये संभव है, बाकायदा संभव है। देखिए, जितना तापमान बढ़ रहा है जिसका हमने जिक्र किया, जितना तापमान बढ़ने के कारण इसमें वर्षा बढ़ती है, जहाँ भी है समुद्र पे से जहाँ भी वाटर बॉडीज़ हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन होने के बाद क्लाउड ज़्यादा बनेंगे, क्लाउड होने के बाद से वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा, हालांकि हम ओवरऑल ब्रॉड स्केल पे करें तो जो वाटर साइकिल है या हीट साइकिल है या हीट बजट है वो करीब करीब उतना ही रहता है, ठीक है। पर फिर भी अगर ये सब बढ़ जाते हैं, मानसून का जो इंडियन मानसून है, हम उसके अलग अलग साइकिल्स आते हैं ना, कोई दशक आता है जिसमें कि काफ़ी सारे हमें ड्राउट देखने को मिल जाते हैं 20 साल के अंदर और कुछ ऐसा आता है साइकिल की जिसमें कि हमें कोई ड्राउट है ही नहीं। ऐसे भी हुआ है, कोई 10-15 साल कोई ड्राउट आया ही नहीं। जैसे 2011 के बाद से 2020 तक का जो दशक था, काफ़ी सारे 2000 से लेके 2002, 2004, 2009, 2014, 2015, एक के बाद एक, 2019 तो बच गया, उससे 2018 में कम था रेनफॉल। तो ऐसे साइकिल आते हैं ज़रूर जिसमें कि उसका असर बढ़ जाता है, प्रकोप उसका बढ़ जाता है। पर अदरवाइज़ जितने तापमान बढ़ेंगे, ब्रॉडली आप लेके चलें कि उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितनी इवेपोरेशन है उसके चलते वर्षा बढ़नी चाहिए। पर केवल इवेपोरेशन ही एक कारण नहीं होता वर्षा का। उसको अगर बढ़ते हुए तापमान में भी वर्षा कम हो रही है तो उसका रीज़न और भी होगा। बेसिकली वर्षा अपने आप नहीं होती इवेपोरेशन से, उसके साथ एरोस्टोल ज़रूर चाहिए होते हैं उसको कंपोजिशन के लिए, बारिश आने के लिए। तो एटमॉस्फेयर की स्थिति कैसी है, उसमें वो कंपोजिशन उस तरह क्या तालमेल है, वो भी मैटर करता है। अदरवाइज़ एज ए लेमैन अगर आप कहें कि जितने तापमान बढ़ेंगे उसके कारण वर्षा में उतना ही बढ़ना होना चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी है नहीं। अभी आज के दिन में मानसून रेनफॉल हमारा पिछले 7-8 साल पहले की बात करें तो एवरेज जो था वो 89 सेंटीमीटर था। आज के दिन की बात करें तो 868 मिलीमीटर, मतलब 86.8-87 मिलीमीटर सेंटीमीटर के करीब है। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर कम हो गया। 2 सेंटीमीटर का कम है का मतलब है करीब अभी 25 मिलीमीटर वर्षा कम हो गई है। तो पर मैं तो अभी कह रहा था कि तापमान बढ़ने के कारण तो वर्षा बढ़नी चाहिए, पर वो तो कम हुई है। तो ये एक रिसर्च का विषय रहता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये वर्षा कम हुई है। उसका शायद इस वक्त अगर हम चर्चा करें तो इसमें यह है कि जब भी हम फ्रेश जो आंकड़े लेते हैं मानसून के, उसमें ज़्यादातर हमने 50 साल का आंकड़ा लेते हैं, उसके बेस पे आंकड़े होते हैं और हर 10 साल के बाद पिछले वाले 10 साल निकाल देते हैं और आगे वाले 10 साल उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, हो सकता है कि जो
10 साल हमने निकाल दिए उसमें तो वर्षा ज़्यादा हुई थी, और जो हमने जोड़ दिए अगले 10 साल, जैसा कि हुआ भी इस बार, उसमें तो वर्षा कम थी, पर कुल मिला के तो वर्षा कम हो गई ना। तो इसके कारण हमारा जो औसत वर्षा थी सीज़न की वो भी 20 मिलीमीटर कम हो गई। पर जैसे अभी इस वाले जो 2020 के बाद से तो वर्षा अच्छी ही हुई है। 20, 21, 22 लानीना ईयर रहे, 23 में 6% कम है, 24 में अच्छी रही, 25 में अच्छी रही। तो कहने का मतलब है जब अगला आएगा ना आंकड़ा 10 साल का, तो उसमें वो वर्षा फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उसे ऐड करेंगे वो 10 साल जिसमें कि वर्षा तो मानसून की बहुत अच्छी रही। अनलेस कि ये जो अभी साल जिसका हम एल नीनो की बात कर रहे हैं कि भयंकर सूखे की, अगर इसके कारण भयंकर सूखा जिसमें कि 20% बारिश कम हो गई, तो इसका असर तो उसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक के जो हमारे 6 साल 5 साल हुए हैं, उनमें कम से कम 5 साल तो वर्षा अच्छी हुई है, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा हुई है, 8-9% सामान्य से ज़्यादा हुई है। तो इसलिए पर मानसून की वर्षा के लिए, केवल वर्षा के लिए हम केवल तापमान को ही नहीं, उसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो आए दिन हम उसकी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, उनकी कंपोजिशन चेंज हो रही है, उसमें एरोसोल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, उसमें बारिश आने के लिए आपको कुछ ना कुछ कण ज़रूर चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं। खाली वेपोरेशन से अपने आप तो रेन ड्रॉप नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कोई न्यूक्लियाई चाहिए। न्यूक्लियाई का मतलब है कोई आपको एरोसोल चाहिए। एरोसोल चाहे वो एक डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, सैंड पार्टिकल भी हो सकता है, गैसेस के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो वो सब उनका होना भी ज़रूरी है, वर्षा तभी आएगी। तो ये सब एक इतना ज़्यादा सिंपल सा इक्वेशन नहीं है कि क्या होगा, तो काफ़ी चर्चा का विषय तो है ही है, पर एक रिसर्च का विषय रहता है, वो सब कुल मिला के ही वो ऐसा है। अदरवाइज़ अपने आप में बात करें तो तापमान बढ़ने के साथ साथ ब्रॉडली कहें तो वर्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो जितनी वर्षा ज़्यादा होगी, ज़्यादातर मेजरमेंट जो हम अपने लैंड के ऊपर ही करते हैं, समुद्र के ऊपर कौन माप रहा है वर्षा? कोई भी तो नहीं ज़्यादा। हालांकि ग्रिड बना हुआ है, मॉडल्स की कैपेबिलिटी है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं सैटेलाइट के वजह के तरीके से, बाकायदा उसकी मेजरमेंट, उसका ट्रैक है, वो हो भी सकता है समुद्र पर। हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है कि समुद्र पे अगर भारी वर्षा हो भी गई, जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे बंगाल की खाड़ी में बहुत भारी वर्षा हुई है, लेकिन किसको पता चला कि कितनी वर्षा हुई या किसने चिंता जाहिर की? वही अगर वर्षा हमारे कोस्टल एरिया में या कहीं अंदर हो जाती तो बाढ़ आ जाती, तो त्राही हो जाती। लेकिन 70% का एरिया जो है ओशंस हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो हम उसका उतना क्लोजली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, क्योंकि उसका मैन काइंड पे, ह्यूमन बीइंग पे उतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन समुद्र पे तो पड़ रहा है, जितनी भारी वर्षा ज़्यादा है उसका लेवल तो बढ़ रहा है। तो बढ़ते तापमान के साथ साथ अगर वर्षा में बढ़ोतरी है, समुद्र का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है, उससे ही बढ़ेगा। उसके बढ़ने के साथ साथ ही ये जो हमने चिंता जाहिर की कि जो जितने कोस्टल स्टेशंस हैं, उस पर उसका असर पड़ेगा, वही रीज़न है, उसके चलते ही ऐसा होगा। लेकिन अगर मौसम जितना गर्म हो रहा है, तापमान जितना बढ़ रहा है, बारिश उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर नियम ये कहता है, तो फिर हम क्यों देखते हैं कि जब आज के 30 साल पहले हम जाएं, मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, तो तब तापमान भी कम था और बारिश भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन होती थी। अब तापमान भी ज़्यादा है और बारिश भी बस हो के ख़त्म हो जाती है। तो वो नियम फिर यहाँ कैसे लागू हो रहा है? जो चेंजेस ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग लेके आया है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। देखिए, देखते देखते ही हमारी आंखों के सामने ही पिछले कुछ दशकों की ही बात करें, कैसे बदल गया है, लैंडस्केप बदल गया है। अभी मैंने बात की कि जो सिटी ऑफ लेक्स का कहते थे, तो वहाँ तो लेक्स है नहीं अभी। हाँ, गंगा सूखी दिखाई दे रही है, यमुना सूखी है। आए दिन ऐसा है, जो अदरवाइज पेरिनियल रिवर्स होती थी, वाटर फ्लोइंग, ग्लेशियर्स आपके फुल रहते थे, वो गर्मी के दिनों में वहीं से ही जो है बर्फ़ पिघल के आपके डाउन स्ट्रीम जो पानी आता था, उनका लेवल बना रहता था। वो तो नहीं हो रहा ना। वो क्यों नहीं हो रहा? जो चेंज ह्यूमन बीइंग, जो हमारी वजह से जो चेंज आए हैं, जो चाहे हम नाम कुछ भी दें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें या कुछ भी किसी तरह का और नाम दें उसको, उन सब के चलते ही ये सब हो रहा है, जो कि आज से 50 साल पहले नहीं था।
इतना ज़्यादा उसका नहीं था। आप देखो, तरक्की तो ज़रूर होनी चाहिए, वो तो होना है यस, ओके, पर हम उसका दूसरा पहलू हमेशा भूल जाते हैं कि वो डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सम लॉस टू द ह्यूमैनिटी, ओके, और वो हो रहा है इस वक्त, तो वो हो रहा है। इसके चलते हाँ कन्वीनियंस तो बढ़ गई है, और 50 साल पहले की बात करें तो हम मैं अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक फ़ौजी हूँ, तो एक जगह से अपने घर से दूसरी जगह जाना 3 दिन का सफ़र भी किया हुआ है मैंने ट्रेन में, और आज के दिन की बात करें तो वो ट्रेन 25-26 घंटे में पहुँच जाती है, लेकिन मैंने तो 3 दिन लगाए हुए हैं। हाँ। 3 दिन में सफ़र किया हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ तो अब कहना, किसी को यकीन करना मुश्किल होता है कि इस तरह का भी परिस्थितियाँ होती होंगी। आपकी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी? बिल्कुल, मैं रहा हूँ। हाँ। मैं उन जगहों पे ऐसे भी रहा हूँ जहाँ स्टेशनों पे अगर स्टेशन आ गया है तो वो लालटेन लेके वो घूमेगा कि हाशिमारा 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 आ गया, आप उतर जाओ। ये मैं 76-77 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों की। उन दिनों में, और एक हाशिमारा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एयरफोर्स स्टेशन है, फाइटर स्टेशन है, एयरफोर्स का है। उसको दोनों स्टेशन के दोनों तरफ नदियां हैं, एक तरफ मदारी हाट है, वहाँ भी नदी है, दूसरी तरफ भी नदी है। और कभी कभी ऐसा होता, और विडम्बना ये होती थी कि ट्रेन तो थोड़ी देर के लिए रुकती है, पता तो लगता नहीं है अंधेरे में, रात के समय ट्रेन पहुंचेगी तो पता नहीं चलेगा क्या है, उतरना जल्दी है। हाँ। ऐसा भी हुआ है कि लोग जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, अगर बाई चांस ट्रेन स्टेशन से पहले कहीं रुक गई है और वो नदी के आसपास ही होते थे उससे पहले पड़ा हो, तो ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि आनंद फानंद में आपने सामान फेंक दिया नीचे और वो आपका ख़त्म हो गया, वो गया नदी में। तो मैं सिर्फ समय के चेंज की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया, मैं 76 की बात ही की है। तो तब से लेके अब तक, अब तो वहाँ ब्रॉड गेज की एक राजधानी चलती है, दौड़ती है वहाँ, उसके आगे से। हाँ। हाशिमारा ना से अलीपुर द्वार तो वहाँ तक, उसके आगे तो जाती है एक राजधानी ट्रेन है जो आपको दिल्ली से लेके भी वहाँ तक ले जाती है, तिनसुकिया तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। हमने वो दिन देखे हुए हैं जिसमें अगर आज के दिन में हम उसकी चर्चा करें तो दूसरे के लिए थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यार ये ऐसे होगा नहीं, ऐसे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता, पर ऐसे ही था। कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं है। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि केवल आसमान की तरफ देखो और देखो क्या सिचुएशन है और एक फोरकास्ट दे दो। आज तो आपके पास सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, एक नहीं मल्टीपल हैं, सभी तरह की ऑब्जर्वेशन हैं। हाँ। रेडार से लेके, सैटेलाइट से लेके, सेंसर्स, आप नाम लीजिए, उसके रेंज है आपके पास। तो फोरकास्टिंग इसलिए बहुत अच्छी भी हो गई है, बहुत उसमें टेक्निकली बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अब तो किसी को अगर फोरकास्ट मिल जाए कि भाई आज बारिश आने वाली है, नहीं हो तो वो तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो गाली वाली भी दे देंगे कि भाई क्या फोरकास्ट दिया था। पर हाँ, क्योंकि वो जायज़ भी है, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास सबके सब पूरे यंत्र हैं, सबका इक्विपमेंट है, सब कुछ है, तो आपकी फोरकास्ट तो अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। यू डोंट हैव एनी। हालांकि हम ऐसे रीजन में हैं, हम ट्रॉपिक्स में हैं, भारत देश हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, सबसे ज़्यादा फोरकास्टिंग अगर मुश्किल है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही है। मिड लैटिट्यूड की बात करें, आप यूरोप की बात करें, इतने मुश्किल नहीं है वहाँ। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी यहाँ बहुत है। हम आए दिन कहते हैं वहाँ तो हम गए थे और उन्होंने फोरकास्ट दिया बाहर बारिश आ गई और आ गई। हाँ। यहाँ बोलते हैं बारिश आ गई, बारिश तो आई नहीं, बाहर तो धूप निकल गई। इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं हर साल, फिर भी सही नहीं मौसम। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो है हमारी आज के दिन में भी ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा है यूरोपियन कंट्रीज से। हाँ। वहाँ पे अगर हम कहें तो मौसम को ट्रैक करना, मौसम सिस्टम को क्रैक करना एक सिस्टमेटिक सी चीज़ है, ईजी है। हमें जूझना पड़ता है उसके लिए हर दिन, आज के दिन के लिए, जिसमें कल के लिए, कल के दिन से अगले के लिए। पर ये है कि ये कोई हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी फोरकास्ट गलत, आज के दिन में तो ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं, चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है।
आपके पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब कुछ अवेलेबल है हमारे भारत देश में भी। और हम तो रीजनल हेड हैं, भारत देश तो मेट्रोलॉजी में, फोरकास्टिंग में हम ही एक ऐसा देश है जो बाकी देशों के लिए फोरकास्ट इशू करते हैं, चाहे पैसिफिक रिंग कंट्रीज़ हों, चाहे आपके इधर मिडल ईस्ट के जो हमारे कोस्टल क्षेत्र हैं, यमन, ओमान से लेके सोमाली क्षेत्र, जो ये जितने हैं, हम पाकिस्तान एरिया के लिए भी हम फोरकास्ट देते हैं। जब तूफ़ान आते हैं, जब साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, श्रीलंका से लेके हम ही हैं जो उनके लिए फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके चलते इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, फोरकास्ट तो अच्छी होनी चाहिए, उसमें हाँ। गुंजाइश नहीं रही आपकी, आप उसमें फॉल्टर करें। ठीक जब बात। जब जब अगर ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है, बुरा तो हमें भी लगता है, होना तो नहीं चाहिए। हालांकि पहले से अब हम कंपेयर करते हैं सर तो बहुत तब्दीली आई है। अब आप पहाड़ी इलाकों में भी अगर जाइए तो पहले से अगर आप चेक कर लें तो अमूमन वही होता है जैसा फोरकास्ट बताया जाता है। तो पहले से बहुत तब्दीली आई है। जो लगातार आपको फॉलो कर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताएगा भी, और थैंक्स भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, मैं नहीं जानती है कितना सही है कितना गलत है। युद्ध विश्व में बहुत बढ़ रहा है, हम चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लें, हम चाहे ईरान अमेरिका युद्ध की बात कर लें, हम चाहे इजराइल हमास की बात कर लें, और ये जितनी वॉर हो रही है इसमें कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, क्या वो भी एक बड़ी वजह है ये बढ़ती हुई गर्मी की? बिल्कुल बिल्कुल। आप टनों के हिसाब से, टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स उनका यूज़ हो रहा है। आफ्टर ऑल हालांकि ठीक है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही विशाल सी एरिया है, नीचे से लेके सतही से लेके ऊपर तक वो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर हो जाएगी, उसकी हीट ज़रूर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ तापमान में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि एटमॉस्फेयर तो डायनामिक स्टेट में है, वो उससे पैदा हुई गर्मी ऊपर ट्रांसफ़र ज़रूर होगी, और वही हवाओं के माध्यम से जिस तरफ से भी हवाएं होंगी उस तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, एडवेक्शन होगा, एडवेक्ट करेंगी और हमारे ऊपर से लेके और आगे तक आगे चली जाएंगी। अगर किसी जगह की कोई ज्वालामुखी का हम जब देखते हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो उसमें जो लावा है या आग है वो भी एक साथ इसी तरह का ही है। जैसे बॉम्ब्स की आप बात कर रहे हैं, वॉर की बात कर रहे हैं, वो भी करीब करीब इसी तरह का ही एक सिनेरियो बनता है कि जिसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वहाँ से निकलेगी और उसका असर वातावरण पे ही पड़ेगा। इसी तरह ये जो जितने वार के आपने, हालांकि क्योंकि एक छोटे से ही एरिया में जो बहुत ज़्यादा सब कुछ सिमट रहा है मिडल ईस्ट के आसपास, चाहे यूक्रेन की बात करें, इसकी बात करें, इजराइल की बात करें और अभी ईरान और अमेरिका की बात करें, ये सब अगल बगल में ही सारे क्षेत्र हैं जिनमें सब कुछ चल रहा है। और आए दिन जब चल रहा है तो इसका असर बाकायदा ये एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा। जितना भी है तापमान इससे बढ़ रहे होंगे, बढ़ेंगे भी, और इसका असर हमें देखने को ज़रूर मिलेगा वातावरण पे भी। पर मैंने जैसे कहा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी एक बहुत विशाल सा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत दूसरे मैटर भी उसमें और विषय भी इसमें मैटर करते हैं, तो उनका कुल मिला के अगर करें तो हाँ, वो वर्ल्ड वाइड उसकी अब्जॉर्प्शन करीब करीब एटमॉस्फेयर में ग्लोबल राउंड द ग्लोब उसका असर होगा, केवल हमारे ऊपर ही नहीं होगा। माध्यम जो हवाओं के हिसाब से जो हीट ट्रांसपोर्टेशन है वो फर्दर ऑन एंड ऑन आगे की तरफ जहाँ भी राउंड द ग्लोब वो ट्रैवल करेगी। पर कुल मिला के कहें तो उसका असर ज़रूर रहेगा पूरे वातावरण पे, तापमान में बढ़ोतरी का बाकायदा असर रहेगा उसका। एक रिपोर्ट जब मैं पढ़ रही थी, ये सवाल मैं आपसे पूछूं उसके पहले मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप चाहे टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटी के हैं, कि आपके घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनके पल्ले किस चीज़ के हैं, लकड़ी के हैं या कांच के हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी सर, तो उसमें मैंने देखा कि ये जो हमारी मेट्रो सिटीज़ में बिल्डिंग पूरी कांच की बन रही है। अभी आप हमारे दफ्तर भी आए, हम 24th फ्लोर पे बैठ के सर से बात कर रहे हैं, तो पूरी जो बिल्डिंग है वो शीशे कांच लगे हुए हैं बाहर। हमारे जो घर हैं उनमें आप देखिए बालकनी और जो खिड़कियां हैं वो अब कांच की हो गई हैं मेट्रो सिटीज़ में। जबकि आप गाँव में देखिए या जो छोटे शहर हैं, मुझे याद है बनारस में मेरा जो घर है वहाँ लकड़ी का दरवाज़ा है, बालकनी में भी, खिड़कियों पे भी। तो मैं ये पढ़ रही थी कि वेस्टर्न कल्चर है कांच की बिल्डिंग बनाना, और इंडिया में जब इसका चलन बढ़ता है तो ये भी एक बड़ी वजह गर्मी की बनती है।
ये है क्या वाकई? बिल्कुल। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पहले बहुत साल 20 30 40 साल पहले की बात करें तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, हाँ। वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी। अब 4-5 दशकों पहले की बात करें तो जिन सिटीज़ की जिन मेट्रो सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ भी स्थिति बहुत बेहतर थी। देखते देखते ही ये बदलाव आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बेंगलोर जो है, मैंने वो सिटी आज से 40 साल पहले भी देखा है। जो एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर का होता था यलहंका, नॉन फैन स्टेशन था। नॉन फैन स्टेशन ये क्या होता है? मतलब पंखे नहीं लगे हुए हैं घरों में, अच्छा, हाँ। जरूरत नहीं होती थी। हम तो मानते हैं बेंगलोर का अभी भी वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा है कंपैरिजन टू दिल्ली, हाँ। कंपैरिजन टू और जो हमारे अगल बगल, अभी भी अच्छा है। अभी भी वहाँ तापमान जब 35-36 जा रहा है, जब हम 45 से लेकर 50 के बीच में जूझ रहे हैं, वहाँ तापमान आज के दिन में भी इतना ही जाता है। बेंगलोर वैसे भी एक प्लेटू है जिसकी हाइट है 3000 फीट अबव ग्राउंड लेवल, तो उसमें थोड़ा बेहतर वैसे भी रहता है। उसके अगल बगल भी कुछ ऐसे जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसके कारण उसका तापमान कम रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 70 के दशक की बात ही कर रहा हूँ मैं, और 80 के भी शुरुआती जो साल हैं, मतलब वहाँ उन स्टेशन पे फ़ैन नहीं थे, ज़रूरत नहीं थी। आज तो एयर कंडीशनर भी कम पड़ रहे हैं वहाँ भी, बेंगलोर में भी। अप्रैल मई के महीने में बहुत गर्मी होती है, चाहे 2 महीने ही होती है। मानसून के आने के बाद तो वहाँ बेंगलोर जैसी जगह में आपको कुछ ओढ़ना पड़ता है। दिन हो सकता है कभी कभी तो दिन के समय भी हाँ। इतना अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन हाँ, अप्रैल मई के महीने में अभी भी गर्मी है। लेकिन देखिए बदलाव, देखिए कि देखते ही देखते 40-50 साल का समय उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बदलाव आ गया। मैं सिर्फ इसकी ही बेंगलोर की बात नहीं कर, मैं पहाड़ी शिलोंग की बात करें, मैं शिलोंग में भी रहा हूँ। शिलोंग तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, मेघालय का राजधानी है। वहाँ भी देखते देखते ही, और मैं करीब 20 साल पहले ही करीब वहाँ रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं पहले रहा हूँ। वहाँ देखते देखते वहाँ भी पंखा तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हैं ही हैं। वहाँ भी कभी कभी ज़रूरत, ऐसा लगता है कि वहाँ भी एसी की ज़रूरत हो तो अच्छा रहेगा। तो ये सब इसी के कारण है बदलाव, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हों। ये उसका कारण हम जानते हैं कि क्या है, हम ही उसका कारण है। जो भी बदलाव हुआ है वो सब लैंडस्केप के चेंज के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट हो रहा है उसके कारण, और जो बाकी गतिविधियां जितनी भी हैं उसके चलते डेवलपमेंट के नाम पे वो सब इस तरफ ही इशारा भी कर रही हैं और उसकी तरफ बढ़ भी रही हैं, जिसके साथ लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। आ जाके वो कहाँ जाके तापमान कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेस के अंदर चला जाएगा। नो, कुछ समय के बाद, जैसे ट्रोपोस्फीयर, ज़्यादातर जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी है ये सिर्फ ट्रोपोस्फीयर के अंदर, जिसका वेरिएशन लेवल बदलता रहता है। गर्मियों में उसका लेवल ज़्यादा होता है, नीचे अर्थ के से लेके, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके हो सकता है 12 किलोमीटर की हाइट हो। सर्दियों में उसका लेवल नीचे। सारी एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी जो हम देखते हैं, विजिबल मैनिफेस्टेशन, वो उसमें ही होती है, ट्रोपोस्फेयर जो बोलते हैं उसके अंदर। तो ये सारी आजा की जो हीट है इसके अंदर ही पैदा भी हो रही है, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आप बात करें तो हमेशा वो तापमान कम, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे हम यहाँ की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है, तभी हम कहते हैं कि पहाड़ों में जो है तापमान कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ अब जाते हैं, फ्रीजिंग लेवल आजकल के दिनों में कहेंगे तो 15-16 हज़ार फुट के करीब भी होगा। सर्दियों में कहेंगे तो वो कम होके 10,000 फुट तक भी आ जाता है, 9-10 हज़ार फुट हमारे इस क्षेत्र में। हाँ। तो पर जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर की बात करें, उसकी टॉप लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के ऊपर जात कहें तो उसके ऊपर तापमान तो बढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक और लेयर आएगी, उसके बाद फिर से तापमान घटेंगे। ये बड़ा 4-5 लेयर हैं, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह की प्रोफाइल। तो एक कॉम्प्लिकेशंस है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो ज़्यादातर जो विजिबल मैनिफेस्टेशन जिसको हम देखते हैं वो केवल इसी में ही है, ट्रोपोस्फेयर में ही। और इसलिए जो तापमान का अदल बदल, तेर बदल जो लेन देन हो रहा है, ज़्यादातर वो इसमें ही कन्फाइन रहेगा, ट्रोपोस्फीयर में। इसके आगे उसका, क्योंकि एक लेयर सी बनी हुई है, उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर जो कुछ भी है ये एक्टिविटी इसको ही प्रभावित कर रही है ज़्यादा, ह्यूमन एक्टिविटी, वर्ल्ड वाइड, ग्लोब, अराउंड द ग्लोब। अगर हम और वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि
चाहे समुद्र का एरिया 70% है, लैंड चाहे 30% है, 30% लैंड में भी उसमें माउंटेन्स निकाल दीजिए, जंगल निकाल दीजिए जिनमें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सब कुछ फेरबदल जो हो रहा है तापमान में, हम और आप ही हैं जिसके कारण ये हो रहा है। मैं आखिरी एक दो सवाल सर आपसे लूँगी। पहला तो ये कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें इस और भी इशारा किया गया था कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब बहुत हम कह सकते हैं स्पीड अप हो चुका है, तो उसमें ये बताया गया था कि हिमालय भी आज हमें जैसा दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर वैसा नहीं रहेगा और हिमालय की ऊंचाई शायद कम हो सकती है। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा असर होगा? हिमालय सबसे यंग माउंटेन है तो लाखों सालों से, लेकिन अब डिफरेंट जो प्रोमिनेंट रेंजेस की बात करें तो हिमालयन सबसे यंग रेंज ऑफ माउंटेन्स है। और आपने उसके जो पीक्स हैं उसमें आता है, फ़र्क आता है, उसकी ऊंचाई कितनी है उसकी मेजरमेंट जब करते हैं आता है। हालांकि जैसे सी लेवल की हम बात करें कि कुछ मिलीमीटर का हमें पता ही नहीं चलता कि उसका कुछ बढ़ गया था, लेवल सी लेवल बढ़ गया, क्योंकि उससे कुछ असर पड़ा नहीं। अगर 2 मिलीमीटर बढ़ भी गया इतना सा तो उसका असर पड़ा नहीं। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये सब जितना इकोलॉजिकल बैलेंस बदल रहा है इन सब एनवायरनमेंटल चेंजेस के कारण इसका असर समुद्र पे भी पड़ेगा, लैंडस्केप पे भी पड़ेगा, माउंटेन्स पे भी पड़ेगा, जंगल पे भी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये जो आपने जिक्र किया कि उसकी थोड़ा ऊंचाई में फ़र्क पड़ सकता है भी सही और पड़ेगा भी। ये बात अलग है कि हमारे लाइफ स्पैन में हो सकता है वो चेंज इतना मिनिमल हो कि हम उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, कि उसका संज्ञान ही ना ले कि कोई बात नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आने वाले पीरियड के, जैसे मैंने कहा, हिमालय इटसेल्फ लाखों साल पुरानी जो रेंज है, तो अगर हम आज से पहले बाद में जो हज़ारों साल बाद की बात करेंगे तो उसमें हमें असर तब तो देखने को मिलेगा कि भाई एक समय था, तब इतिहास में ही पता चलेगा चीज़ों का कि कभी इसका लेवल इतना होता था और आज के दिन में तो ये थोड़ा इसमें चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है। बिल्कुल एक रियलिटी है, ये होगा। हम शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी स्पीड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इन फ्यूचर हम वो देख पाएंगे। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ सर, हालांकि मेरा ये मानना है कि ये जितना भी जलवायु परिवर्तन है इसमें बहुत हद तक हाथ तो सरकारों का है, आम आदमी का मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा परिवर्तन लाना चाहूँ, मैं चाहूँ मेरी तरफ से कुछ बदलाव हो जाए, तो ये जो पेड़ लगाने की बात होती है, अगर मेरा हर व्यूअर जो आज आपको देख रहा है वो अपनी तरफ से 1 या 2 पेड़ लगाए तो उससे कितना बदलाव होगा, पहली बात। और दूसरी बात, मेट्रो सिटीज़ में हम पौधे लगा पाते हैं अपनी बालकनी में, पेड़ जितने के लिए तो आपको आंगन चाहिए, बगीचा चाहिए, तो ये जो घरों में हम पौधे लगाते हैं उसका भी क्या असर कुछ होता है, कितना होता है? ग्रीनरी किसी भी जगह हो, चाहे वो बालकनी में पौधे लगाने की वजह से हो, चाहे वो किसी ओपन एरिया में पेड़ लगाने की वजह से हो, उसका असर कम हो या ज़्यादा होगा तो ज़रूर उसका असर देखने को मिलता है। देखिए, बेसिकली हमारे जो ये प्लांट्स हैं, हम कहते हैं कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं रात के समय। जैसे जान लिया गाँव में कहते हैं ना कि उसके नीचे मत सोइए, तो पेड़ों के नीचे भी ऐसे करके, क्योंकि उनका प्रक्रिया अलग रहती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं फिर एब्जॉर्ब भी करते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो अच्छा होता है हमारे लिए, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर जो गैस है जिसके कारण ये तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी है। तो पेड़ों की जहाँ तक ग्रीनरी की बात है, हमारे घर के अंदर भी, अगर बालकनी में भी अगर हमने पौधे लगाए हैं तो चाहे कम ही असर हो, असर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और कुल मिला के अगर हर इंसान ही ऐसा करेगा तो वही छोटी छोटी चीज़ मिला के एक बड़ी चेंज की तरफ भी जा सकती है। और अगर पेड़ लगाने की प्रथा जो है, हालांकि आजकल थोड़ा, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इसके बारे में बढ़ गया है, पहले से जागरूकता बढ़ी है। कुछ एजेंसीज आ भी रही हैं आगे जो कि इसके बारे में काफ़ी स्टेप्स ले रही हैं, अच्छे स्टेप, बहुत लोग उसमें जुड़ भी रहे हैं। तो
लेकिन समस्या यही है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें हमें ऐसी जगह ढूंढने के लिए कि जहां एक बहुत सारे क्षेत्र में हम पेड़ लगा सकें, वो बहुत मुश्किल सी एक स्थिति बन जाती है। लेकिन पहले से कुछ तो जागरूकता है, कुछ तो फ़र्क है। अब चाहे हम अलग अलग सोसाइटीज़ की बात करें, मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ। हर संडे को मानसून के दिनों में एक ऐसा वहाँ एक टाइम टेबल बनता है जिसमें कि चाहे वॉलंटरीली ही हो लेकिन ज़रूर इकट्ठा होके और उसको पेड़ लगाने की एक चलती है प्रक्रिया, और उसमें कुछ ना कुछ चलता, ओपन एरिया में लगाते हैं। यही अगर कोई एक इसका विकल्प अगर है बढ़ते तापमान का, उसका केवल और केवल यही है कि हम जितना अगर जाने अनजाने में अगर हम कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको हम भरपाई करें। भरपाई इसी तरह से ही हो पाएगी, किसी ना किसी तरह से। अगर हमारी वाटर बॉडीज़ को हम रिवाइव करें, पॉसिबल है, सभी जगह पॉसिबल है। जितनी ग्रीनरी अगर किसी वजह से कम हो गई हुई है उसको दोबारा से बैक ऑन ट्रैक लाएं, अधिक से अधिक अगर पौधे लगाएं, विशेषकर उन जगहों पे जहाँ पे कंक्रीट जंगल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम ये हर इंसान इसके बारे में सोचे और कुछ कदम ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आपने सर की बात सुन ली। आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी सोसाइटी के बारे में सर ने बताया है, आपके इलाके में, मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ भी पर्यावरण बचाने के लिए या मुहिम के रूप में अगर कुछ चलाया जा रहा है, आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। सुपर अल नीनो से हम सब बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि हेडलाइन तो जो पढ़ने को मिलती है वो डरावनी ही मिलती है। आपने बहुत क्लियरली हमें समझाया कि आज नहीं, पहले भी कब कब आया है और क्या है सुपर अल नीनो। आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ऐसा वैज्ञानिक शब्द तो कोई है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है, मॉडरेट होता है, ये भी मुझे आपसे पॉडकास्ट के बाद ही मालूम चला। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जब एल नीनो शुरू हो जाएगा एक बार फिर से इसका संज्ञान कोशिश करेंगे लेने की, कि आखिर हुआ क्या, जो हम जिसकी आज हमने चर्चा की है उसका असल में क्या हमें देखने को मिल रहा है या क्या है। मेरे ख्याल में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। 4-6 हफ्ते बाद तो हो ही जाएगी। हाफ वे थ्रू द मानसून तो बिल्कुल जुलाई के अंत तक तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, हो क्या रहा है और होगा क्या। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर आप एक बार फिर से इसका संज्ञान लें, ताकि जो कुछ भी आज हमने जिसकी चर्चा की है उसका एक बार वैलिडेशन हो जाए कि भाई ऐसा था या नहीं था या क्या हुआ। डन सर। तो फिर होगी आपसे मुलाकात अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर। मुश्किल से मुझे लगता है अगर जुलाई के एंड की भी हम बात करें तो 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा है। तब तक आप कमेंट कीजिए। सर से कोई आपको सवाल पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। दोबारा जब हमारी मुलाकात होगी तो वो सर से हम ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।